कुसुम और उसकी बेटी आरती चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। कहने को तो दोनों गरीब थी, लेकिन दोनों एक दूजे का साथ पाकर अपना जीवन खुशी खुशी काट रही थी। कुसुम को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उसकी बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो इसी चिंता में देर रात जाग रही होती है। तभी आरती की आंख खुलती है और अपनी माँ को इस तरह बैठा देखकर आरती बोलती है। क्या बात है माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं है? कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस तेरी शादी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। सबकी बेटियों की शादी हो गई और एक तू ही बची है जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही। इस गरीबी के कारण मैं तेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं देख पा रही हूँ। और वैसे भी हम गरीबों से भला कौन ही रिश्ता जोड़ेगा। ऐसा मत बोलो माँ, जब भगवान लड़की बनाकर भेजता है तो उसकी जोड़ी बनाकर भी भेजता है। आप मेरी शादी की इतनी चिंता मत करो, भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी भी जोड़ी बना रखी होगी। जब सही समय आएगा तो वो इंसान हमें मिल जाएगा। कहीं मैं आपके ऊपर बोझ तो नहीं हो गई हूँ ना, इसलिए आप मुझे शादी करके यहाँ से भगाना चाहती हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी बेटी कभी बोझ नहीं होती। इस दुनिया की कुछ रस्में होती हैं बेटा, जो हर माँ बाप को निभानी पड़ती हैं। उसमें से एक रस्म ये भी है कि लड़की की शादी हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए, क्योंकि ससुराल ही तो उसका अपना घर होता है ना। माँ, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि आप चिंता मत कीजिए। मेरी किस्मत में जब शादी होना लिखा होगा तब लड़का आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब आप परेशान मत होइए और चुपचाप सो जाइए। सुबह हमें चाय की दुकान भी खोलनी है, वरना देर हो जाएगी। आरती अपनी माँ को समझा बुझा कर सुला देती है। समय बीतता जाता है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीती चली जाती हैं। एक दिन उनकी दुकान पर मेनका नाम की एक औरत चाय पीने आती है, जिसे देखकर कुसुम बोलती है। बहन जी, आप तो कईयों की शादी करवाती है ना, मेरी बेटी की भी शादी करवा दीजिए। और अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बता दीजिए। हम गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझसे जितना होगा हम करेंगे अपनी बेटी के लिए। और आप तो जानते हैं ना कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, और मेरी बेटी में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए। कुसुम, तेरी बात सही है, तेरी लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन आज के जमाने में बिना दहेज की शादी बिल्कुल भी नहीं होती। तेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तेरी बेटी के लिए रिश्ता नहीं बताती हूँ। ऐसा मत बोलिए बहन जी, मुझे बस एक आपसे तो उम्मीद है कि आप मेरी बेटी की शादी करवा पाओगी। और अगर आप भी मना कर दोगी तो मैं बेसहारा किससे बोलूँगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मना मत कीजिएगा। देखिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देख कुसुम, मुझे तेरे लिए पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज के जमाने में बिना दहेज की शादी बिल्कुल भी नहीं होती है। सबको अपने बेटे के लिए दहेज चाहिए होता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तेरी लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूं, और मिलेगा कोई लड़का तो तेरे को जरूर बताऊंगी। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे कहीं दूर जाना है, फिर कभी आऊंगी। मेनका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आरती अपनी माँ के पास आती है और बोलती है। माँ, अगर मैं आपके लिए ज्यादा बोझ बन गई हूँ तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन आप इस तरह से मेरी शादी के लिए सबके सामने भीख मत मांगिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा लगता है कि आपके घर में मैं पैदा होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बार बार ये एहसास होता है कि मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। बेटा, तूने आज तो बोल दिया, पर आज के बाद दोबारा मत बोलना कि तू मुझे छोड़ कर जाएगी। मेरा तेरे सिवा है ही कौन इस दुनिया में। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है बेटा। तुम्हारी शादी ना होने के कारण दुनिया वाले मुझे बहुत ताने मारते हैं। और तुम क्या चाहती हो कि मैं दुनिया वाले के ताने सुनती रहूं? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे सबके सामने भीख मांगते हुए देख भी तो नहीं सकती हूँ ना। बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, चाहे उनका भविष्य बनाने के लिए उन्हें भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। और तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। अभी तो मैंने बस विनती की है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भीख भी मांग सकती हूँ तेरे लिए।
और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बस तेरे लिए कर रही हूँ। इसमें तू रोक टोक मत कर। अपनी माँ की बात सुनकर आरती चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। अपनी बेटी से ऐसे बात कर कुसुम को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन मेनका की मुलाकात गजेंद्र नाम के एक आदमी से होती है और गजेंद्र मेनका से बोलता है। मैंने सुना है तुम लड़के लड़कियों की शादी करवाती हो। इस पूरे इलाके में तुम्हारा नाम चलता है। अरे मैं अपने बेटे यश की शादी करवाना चाहता हूँ और एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा हूँ। देखो, हमें बस एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए और ज्यादा डिमांड नहीं है हमारी कुछ भी। और मेरा बेटा इकलौता है, इसलिए लड़की को कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी हमारे घर में। कुसुम काफी दिनों से अपनी बेटी की शादी की बोल रही है। एक बार मैं इनसे आरती की शादी की बात करती हूँ, और अगर किसी गरीब का भला हो जाए तो अच्छा ही होगा, मुझे दुआ ही मिलेगी। अरे क्या बात है, मेरी बात सुनकर गहरी सोच में खो गई। क्या मेरे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बेटे के लिए एक सुशील और एक अच्छी लड़की मेरी नजर में है, लेकिन वो आपकी तरह बिल्कुल अमीर नहीं है। वो गरीब है। माँ बेटी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है और मेहनती है। मैं लड़की की गारंटी लेती हूँ। अरे अगर आपको लड़की पे इतना भरोसा है तो मुझे भी तो आप पे भरोसा है। देखिए, आप लड़की को पसंद कर लीजिए। आपकी पसंद मेरी पसंद, आप बात आगे बढ़ाइए और रिश्ते के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं एक बार उसकी माँ से बात कर लेती हूँ। उसके बाद आपको फोन करके बता देती हूँ। मेनका यश की फोटो लेकर वहाँ से चली आती है और सीधी कुसुम की दुकान पर जाती है और उसे यश की फोटो दिखाते हुए बोलती है। मैंने तेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है और उसका ससुराल बहुत अमीर है और वो लड़के वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनका लड़का भी दिखने में अच्छा है। तेरी बेटी के लिए वो रिश्ता अच्छा है। चल तू बता, क्या राय है तेरी? क्या तूने लड़के को पसंद कर लिया? तो पक्का लड़का अच्छा ही होगा। मुझे तेरी बात पे पूरा भरोसा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेनका पर भरोसा करके कुसुम उसके बताए हुए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद गजेंद्र अपने लड़के का रिश्ता पक्का करने के लिए आता है। यश को देखकर आरती को भी बहुत खुशी होती है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद आरती अपने कमरे में बैठी यश का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर यश आता है और आरती बोलती है। सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका भी नहीं मिला। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं। आरती के पूछने पर यश कोई जवाब नहीं देता है। आरती बहुत घबरा जाती है और फिर से बोलती है। आखिर परेशानी क्या है? जब रिश्ता फिक्स करने के लिए आए थे तब भी आपने एक शब्द नहीं बोला। आज हमारी शादी हो गई है। हम फर्स्ट नाइट वाले दिन एक दूसरे के सामने बैठे हैं, फिर भी आप मुझे कुछ बोल नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं करते और ये शादी जबरदस्ती की गई हो? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे अभी ही बता दीजिए, और अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ठीक है, मैं इस कमरे से बाहर जा रही हूँ। आरती इतना कहकर कमरे में जाने लगती है। तभी यश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक कॉपी पर लिखकर बताता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वह बोल नहीं सकता है और गूंगा है। फर्स्ट नाइट वाले दिन इतना बड़ा राज का खुलासा होने के बाद आरती के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। उसके सारे सपने बिखर कर चूर हो जाते हैं और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। निधि रात में सो रही होती है, लेकिन जब निधि की सुबह आंख खुलती है तो वो देखती है कि बिस्तर गीला है। बिस्तर गीला देखकर निधि बहुत डर जाती है। ये क्या, आज फिर बिस्तर गीला कर दिया मैंने। निधि, आज तो माँ तुझे मार ही डालेंगी। हे भगवान, मेरी ये बिस्तर गीला करने वाली आदत एक ना एक दिन ना मुझे घर से ही बाहर जरूर निकलवा देगी। रोज बिस्तर गीला करती हूँ और आज भी माँ ने ये देखा तो मेरी शामत आ जाएगी। इससे पहले माँ यहाँ आए मैं यहाँ से बिस्तर ही हटा देती हूँ। ना रहेगा बिस्तर, ना होगा माँ को मुझ पर शक। निधि डर जाती है, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ से बिस्तर हटा देती है।
कुछ देर बाद निधि की माँ भावना कमरे में निधि को उठाने आती है तो वो बिस्तर नहीं देखती और सुबह सुबह निधि भी जल्दी से नहा लेती है। ये देखकर निधि की माँ हैरान हो जाती है। अरे आज सूरज कहीं और से निकल गया क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तूने इतनी सुबह सुबह ही नहा लिया और ये बिस्तर कहाँ गया तेरा? माँ वो मैंने बिस्तर को छत पर रख दिया। अभी थोड़ी देर में धूप आएगी तो बिस्तर को भी लग जाएगी ना। वैसे बिस्तर को भी हफ्ते में एक बार धूप लगानी चाहिए। अच्छा जी, ये ज्ञान तुझे अचानक से कहाँ से आ गया? पहले तो तू कभी भी बिस्तर ऊपर नहीं रखती थी। माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्ञान आज आया है तो आज ही उपयोग में ले आओ ना। और वैसे ये तो कल रात में जब रील देख रही थी ना तब पता चला था कि ऐसा करना अच्छा होता है। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुझे भी अपनी चिंता है। और ये बात नहीं बताई तूने कि आज तूने इतनी जल्दी कैसे नहा लिया? गर्मी में तो तू रोज नहाती नहीं है, फिर ठंड में चमत्कार कैसे हुआ? माँ आपको तो हर चीज से परेशानी है। आज जब मैंने जल्दी उठकर नहा लिया तो भी आप इतने सवाल जवाब कर रही हो और जब मैं कुछ ना करूँ तो मुझे ताने दे दे के मुझे सुनाती रहती हो। मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ। वो तो तुझे आज पहली बार सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार देखा है ना, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए पूछ लिया। माँ कभी कभी अपनी आंखों पर विश्वास कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और हाँ, आज मैंने सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लिया है। मैं भी यही सोच रही थी कि अब बड़ी हो गई हूँ मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुझे ऐसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब नहा लिया है तो चल चल कर खाना खा ले। मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं। कितना अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठो और नहा धोकर नाश्ता करो, वो भी आलू के पराठे। निधि इस बार अपनी माँ से बच जाती है और बिस्तर गीला करने वाली बात अपनी माँ से छुपा भी लेती है और निधि ऐसे ही रोज करने लग गई थी। कुछ दिनों के बाद निधि रात में अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि तभी भावना आती है। आज मैं भी तेरे साथ तेरे ही कमरे में सोऊंगी। लेकिन क्यों माँ? आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? मुझे किसी और के साथ सोने की आदत नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी फिर रात में। बाहर ठंड देख रही है कितनी हो रही है, और हम घर में 2 लोग ही रहते हैं। अब वो 2 लोग भी अलग अलग कमरे में सोने लगे तो ठंड से कांप कांप कर ही मर जाएंगे। माँ आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो एक और कंबल ले लो ना, लेकिन मेरे साथ मेरे कमरे में मत सो। वहाँ सोने की क्या जरूरत है? यहाँ तो आपको भी जल्दी नींद नहीं आने वाली है ना। जब तू छोटी थी ना तो तुझे मेरे बिना नींद ही नहीं आती थी, इसीलिए मैं तुझे सुलाने के लिए यहाँ तेरे साथ ही तेरे कमरे में सोती थी। और तू बोल रही है कि मुझे नींद नहीं आएगी। अरे बड़े आराम से आएगी। लेकिन माँ मुझे आपके साथ नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना मेरे साथ? अब तो तेरे ठंड में बिस्तर गीला करने वाली आदत भी छूट गई है। इस बार ठंड में शुरू में ही बिस्तर गीला किया था, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है ना। माँ मुझे रात में पढ़ाई करनी होती है और आप यहाँ मेरे साथ रहोगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी? दिन में तो तुझसे किताब खोली नहीं जाती और चली है तू रात में पढ़ने। चल, तुझे अगर पढ़ना है तो पढ़ लियो, मैं शांति से सोई रहूंगी। अब तो ठीक है ना, लाइट भी जला सकती है तू। निधि बहुत घबरा जाती है क्योंकि अब उसकी माँ भी उसके साथ सोने वाली थी। इसीलिए निधि रात भर पढ़ाई ही करती रहती है, सोती ही नहीं। सुबह जब भावना की आँख खुलती है तो वो निधि को देखती है। तू रात भर क्या पढ़ाई ही करती रही? तू सोई क्यों नहीं? माँ मेरे एग्जाम आ रहे हैं इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तू तो बहुत समझदार हो गई है। वैसे निधि बेटा, तेरे बिस्तर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है, जैसे किसी ने सूसू किया हो? तू तो अब बिस्तर गीला भी नहीं करती है। वो माँ पहले की ही बदबू है, अब तक गई ही नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे चली जाएगी। निधि अपनी माँ को बहुत ही आसानी से अपनी बातों में उलझा लेती है। कुछ दिनों के बाद भावना की बहन सुजाता घर आती है और सब लोग बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। भावना, अब तो मैं 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए आई हूँ। अब तो सर्दियाँ यहीं बिता कर जाऊंगी। तू तो बस मुझे मेरा कमरा बता दे कौन सा है। इतने तो कमरे नहीं है, लेकिन दीदी आप एक काम करो, आप निधि के कमरे में सो जाओ। मेरे कमरे में क्यों माँ? आप अपने कमरे में सुला लो ना मौसी जी को। निधि, मेरा तो सिंगल बेड है, उसमें हम दोनों बहनें कैसे सो पाएंगी? तेरा तो है ना बड़ा बेड, वहाँ दीदी आराम से सो जाएंगी। जा, नया चादर बिछा दे।
निधि को अपनी माँ की बात माननी पड़ जाती है और अब सुजाता निधि के साथ उसके कमरे में सोने आती है। 1-2 दिन तो निधि डर के मारे सोती ही नहीं, लेकिन बिना नींद के निधि रह नहीं पा रही थी, इसीलिए सो जाती है और नींद में ही फिर से निधि बिस्तर गीला कर देती है। सुजाता को जब पता चलता है कि बिस्तर गीला है तो वो तुरंत ही भावना को बुलाती है। अरे भावना, देख तेरी बेटी ने क्या किया, पूरा बिस्तर गीला कर रखा है। इतनी बड़ी हो गई है ये, अब भी बिस्तर गीला करती है। तूने कुछ समझाया है या नहीं अपनी बेटी को? सुजाता के चिल्लाने से निधि की भी नींद खुल जाती है। क्या हुआ मौसी जी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि तेरे साथ सोकर मैंने पाप किया था। तू बिस्तर गीला करती है ना? पता नहीं मुझे कि बिस्तर गीला कैसे हो गया, मैं तो सो रही थी। बस सोती ही रहे, वही तो मैं सोचूं, इस महारानी के इतने रंग ढंग क्यों बदले हुए हैं आजकल। रोज बिस्तर गीला कर देती है और धूप में सुखा देती है ताकि ना पता चले, पागल समझाए ना हमें। माँ सच में मैं जानकर नहीं करती हूँ बिस्तर गीला, मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब नींद में बिस्तर गीला हो जाता है। मैं अपनी इस हरकत को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्या माफ कर दो? अरे तू तो कहीं बाहर ले जाने लायक भी नहीं है। कल को तेरी शादी हो गई, तू तो वहाँ भी मेरी नाक कटवा देगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी तू। माँ आप क्यों? चुप अब एक और शब्द बोल दिया ना तो तेरी यही खाल खींच लूंगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई है और अब भी ये सब करती है। अरे भावना बस, अगर ऐसे ही बच्ची को मारती रहेगी तो वो झूठी बोलेगी ना। दीदी आप अब भी इसकी तरफदारी कर रही हो। देखा ना आपने इसने क्या किया है। इसे खुद तो शर्म आती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे तो शर्मिंदा होना पड़ता है ना। हाँ तो ये ऐसा क्यों कर रही है? बिस्तर क्यों गीला करती है? कभी जानने की कोशिश की है तूने, या फिर कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर गई है? आखिर इसकी परेशानी क्या है? अब इसका इलाज डॉक्टर थोड़ी करेंगे। क्यों नहीं? जरूरी नहीं है कि ये जानकर ही बिस्तर गीला कर रही हो, किसी की परेशानी भी हो सकती है। निधि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुझे कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। अगले दिन सुजाता निधि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दवाई दिलवाती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके निधि की बिस्तर गीला करने की आदत छूट जाती है। और फिर सुजाता अपने घर जाने के लिए निकलती है कि तभी भावना उससे कहती है, दीदी आज आपकी वजह से ही मेरी बेटी की इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। भावना तू थोड़ा गुस्सा कम किया कर। अगर तू निधि से प्यार से बात करेगी ना तो वो सब कुछ बताएगी तुझे, और तू उसकी माँ है, तू ही उसे ठीक कर सकती है। सुजाता भावना को समझा कर जाती है और निधि की ठंड में बिस्तर गीला करने वाली आदत को भी सुधार कर जाती है। दीनदयाल अपनी बेटी कनिका से बहुत प्यार करता था और कनिका भी अपने पिताजी की ही कही हुई हर बात का मान रखा करती। ऐसे ही एक दिन कनिका सुबह सुबह गुस्सा करते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी से नहीं नहाना। बचपन से लेकर अभी तक मैंने पानी से नहीं नहाया और आप चाहते हो मैं पानी से नहा लूं? क्यों? आप लोगों को पता है अगर मैं पिताजी को बता दूं कि आप लोगों ने क्या किया है तो आप लोगों की खैर नहीं। कनिका का गुस्सा देखकर वहाँ उसकी माँ रागिनी आती है और कनिका को चुप करवाते हुए कहती है, क्या बात है कनिका, क्या हो गया? अब बस भी करो गुस्सा करना, वरना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। माँ आप मुझे डरा क्यों रही हो? आपको पता है आज इन्होंने मेरे नहाने के पानी में दूध नहीं डाला। आपको तो पता है अगर मैं दूध से नहीं नहाऊंगी तो मेरा शरीर काला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसने कह दिया तुझे अगर दूध से नहीं नहाएगी तो काली हो जाएगी? जो भी तुझे ये सब बता रहा है ना, एक नंबर का पागल है वो। माँ ये बात मुझे पिताजी ने कही थी कि मैं दूध से नहाया करूं। अगर रोज दूध से नहाया करूंगी तो मैं हमेशा गोरी और सुंदर रहूंगी। अरे बाप रे, तू पागल और तेरे पिताजी भी पागल। तू जब से जन्मी है तब से तेरा रंग गोरा है, और वैसे भी तेरा रंग काला क्यों होगा? अरे माँ आपको कुछ समझ नहीं आता, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। अरे बस कर, अगर तेरी शादी होती है तो क्या तू अपने ससुराल में भी दूध से ही नहाया करेगी? हाँ माँ, मैं अपना ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जहाँ दूध की कमी कभी महसूस नहीं होगी। देख लेना माँ, मेरे ससुराल वाले के पास दूध की फैक्ट्री होगी। ये लो,
सपने तो इतने बड़े बड़े देखे जा रही है जैसे कि सच में तुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। जाकर अब नहा ले। कनिका को बचपन से दूध से नहाने की आदत थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कनिका को देखने लड़के वाले आते हैं। तभी कनिका लड़के वालों से सवाल करती है और कहती है, क्या आपके घर में दूध की चाय या फिर दूध पीते हो? वो क्या है ना, मुझे दूध से नहाने की आदत है। अगर आपके घर में दूध आता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आप दूध से नहाती हो। आपको क्या लगता है ये अच्छी आदत है? बहुत गलत आदत है ये। आप दूध से नहाती तो हो, लेकिन उससे होता क्या है नहाकर? अरे आप क्या जानो दूध से नहाने के फायदे। आपको पता है दूध से नहाकर ही तो मैं इतनी सुंदर हूँ। शायद आप दूध से नहीं नहाते हो ना? हाँ जी, ये बात आपने सही बोला है। हम दूध से नहीं नहाते और हम दूध से नहाना चाहेंगे भी नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं और यही करते हैं कि दूध से नहाने से अच्छा है उस दूध को किसी गरीब बच्चे को पिला दिया जाए। वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गरीब का पेट भरेगा और आपको दुआ भी मिलेगी। हाँ, वो भी कर सकते हो आप। मैंने कभी किसी को खिलाने या पिलाने से नहीं रोका है और ना आपको कभी रोकूंगी, ठीक है? मैंने कब कहा आपको कि मैं आपसे शादी करूंगा? अरे आपसे क्यों करूंगा मैं शादी? मुझे ऐसी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है जो दूध से नहाती हो। खाने पीने की चीज की कदर तो है नहीं आपको। परिवार की क्या कदर करोगे आप? आपको तो बस अपने आप से मतलब है, चाहे दुनिया गड्ढे में जाए, उससे आपको क्या? क्यों, सही कहा ना मैंने? अमित की बात सुनकर कनिका को बहुत गुस्सा आता है और कनिका खुद जाकर रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब हर हफ्ते कनिका को देखने कोई ना कोई आता, लेकिन दूध से नहाने की बात सुनकर चला जाता। ऐसे ही एक दिन कनिका अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता ये रोज रोज के नखरे। अरे मैं भी इंसान हूँ, आज नहीं तो कल हर हफ्ते कोई ना कोई देखने ही आ जाता है। अब बस अगर कोई लड़का शादी करना चाहेगा तो ये सवाल आप उससे पहले ही पूछ लो, ताकि मुझ तक बात ही ना आए। अब मैं क्या कर सकती हूँ कनिका? हर कोई मना कर देता है जब जब सुनते हैं कि उनकी होने वाली बहू दूध से नहाती है। उनको दूध से नहाने वाली बहू नहीं चाहिए, लेकिन तू है कि दूध से ही नहाना है तुझे। तो माँ मैं क्या करूँ? अगर मुझे बचपन से दूध से नहाने की आदत नहीं होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन मुझे आदत भी तो पिताजी ने ही करवाई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है। ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था तो मैंने रोका नहीं, बस यही मेरी गलती है। अब पता नहीं तेरे पिताजी कैसा दूल्हा ढूंढ कर लाए। क्या पिताजी फिर से मेरे लिए लड़का ढूंढने गए हुए हैं? हे भगवान, कब ये नौटंकी खत्म होगी? मैं तो थक चुकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। और अब सबसे पहले तो तू दूध से नहाना बंद कर दे। ये सारी गलत चीजें तेरे पिताजी ने तुझे सिखा रखी है। माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ कनिका के पिता दीनदयाल आते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारी बेटी की किस्मत बदल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे मुझे भी तो बताइए कि कैसा घर है और लड़का कैसा है, उसके रिश्तेदार कैसे हैं? मैंने ये सब नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा कि तुम्हारे घर में दूध आता है, कोई चाय दूध कुछ पीता है तुम्हारे घर में? तो लड़के ने पता है क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि लड़के ने क्या कहा। और आप ऐसे रिश्ता कैसे ढूंढ रहे हो? लड़के के घर में चाय पीने वाला कोई है या नहीं? हद है आपकी। अरे भाग्यवान, सुनो तो, पता है क्या बोला उसने? कि हमारे घर में दूध की कोई कमी नहीं है, जो भी बहू हमारे घर आएगी वो तो दूध से नहाएगी, ये समझो। तो आपने ये बात सुनकर शादी तय तो नहीं कर दी ना? वो क्या है ना, अगर गलत रिश्ता हो गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हे भाग्यवान, हमारी बिटिया का मनपसंद लड़का मिला है, तो मना कैसे कर देता? और हमको भी उससे ज्यादा क्या ही चाहिए था, बस मेरी बेटी खुश रहे। अपने पिता की बात को सुनकर रागिनी सर पर हाथ रख लेती है, तो वहीं कनिका नाचने लगती है कि उसके पिता ने उसकी पसंद का लड़का ढूंढा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक दिन वहाँ लड़का आता है और आकर बोलता है, नमस्ते जी, उस दिन आप मुझसे दूध की बात करते हुए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, तब जाकर आप मुझे मिले। भला ऐसे आधी बात करके कौन चला जाता है?
देखो बेटा, मैं आपका नाम वगैरह कुछ नहीं जानता। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? अरे हाँ हाँ अंकल, आप मेरा नाम जानना चाहते हो ना? दरअसल मेरा नाम भूषण है। और क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए। बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। और हाँ, मेरी माँ अभी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। जैसे ही उन्हें लड़की मिल जाएगी, वो मेरी शादी भी करवा देंगी। अगर बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा बर्ताव बहुत पसंद आया, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अपनी माँ को बिना पूछे कुछ भी फैसला नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, एक बार मेरी बेटी को देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो बता देना, आगे बात नहीं बढ़ेगी। बेटी कनिका, ए बिटिया, जरा बाहर तो आओ, देखो तो कौन आया है। दीनदयाल के बाहर बुलाने पर कनिका आती है और जैसे ही भूषण कनिका को देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर शादी के लिए झट से हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में कनिका की शादी भूषण के साथ हो जाती है। उसी शादी में अमित भी आया था और कनिका को देखकर भूषण से कहता है, अरे वाह भाई, क्या बात है, शायद तुझे किसी और ने अपनी लड़की दी नहीं, तभी तो तूने इस दूध से नहाने वाली लड़की को अपनी घर की बहू बना दिया। अरे ऐसा नहीं है अमित, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कनिका बहुत प्यारी है। अच्छी बात है, प्यारी तो बहुत है, लेकिन तुझे कल के बाद ही पता चलेगा कि कैसे तू पछताएगा, समझा? अमित की बातों पर भूषण ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपनी शादी में बिजी हो जाता है। शादी की अगली सुबह कनिका भूषण को उठाते हुए कहती है, भूषण जी उठिए ना, भूषण जी अब तो उठ भी जाइए। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं नहाने वाली। और हाँ, नहाने के लिए मुझे दूध चाहिए भूषण जी। हाँ ठीक है, बाद में नहा लेना, मुझे अभी सोने दे। नहीं, पहले आप उठो और मुझे नहाने का दूध ला कर दो, वरना मैं नहीं नहाऊंगी। अरे मैं अब इतनी सुबह दूध कहाँ से लेकर आऊं? वैसे भी कौन लड़की दूध से नहाती है? अगर तुम्हें नहाना ही है तो पानी से नहाओ ना। यहाँ कोई दूध से नहीं नहाता, बड़ी यही दूध से नहाने वाली बहू। चल पानी से नहा ले। भूषण की बात सुनकर कनिका बहुत गुस्सा करती है और ससुराल में दूध न होने की वजह से घर में बहुत बड़ा ड्रामा करती है। तभी वहाँ उसकी सास उसे शांत करने के लिए 1 लीटर दूध मंगवाती है। तब जाकर उसके घर की बहू दूध से नहाती है। कोमल सुबह सुबह काम कर रही होती है। तभी कोमल की माँ सुजाता कोमल से कहती है, कोमल, घर का काम जल्दी जल्दी निपटा ले। तुझे याद है ना, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। लेकिन माँ, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तुझे कहाँ कुछ याद रहेगा, पूरे दिन जो अपनी दोस्तों के साथ फोन पर लगी रहती है। ठीक है माँ, अब आप शुरू मत हो जाना, मैं काम करके तैयार हो जाती हूँ। कोमल का रंग बहुत काला था, जिस वजह से उसे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। अब कोमल अपनी सबसे खास सहेली को घर बुलाती है और वो कोमल के घर आकर कोमल का मेकअप करते हुए कोमल से बातें कर रही होती है। अब तू भी किसी और की हो जाएगी, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है तेरे सिवा, बस तू मुझे भूल मत जाइयो। कभी नहीं भूल सकती तुझे, लेकिन मुझे आज भी नहीं लगता कि मेरे रंग की वजह से मुझे कोई पसंद करेगा। अरे मेरी कोमल तो लाखों में एक है, तभी तो तुझ जैसे हीरे को ढूंढने में उन्हें इतना समय लग रहा है। ना जाने कैसा लड़का होगा, क्या सब मुझे पसंद करेंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे सब ठीक होगा, तू तो इतना नेगेटिव सोचती है कि कुछ अच्छा होने वाला हो तब भी ना हो। ललिता कोमल को तैयार कर रही थी, तभी लड़के वाले आ जाते हैं। अब सुजाता अपनी बेटी को लेने के लिए कमरे में आती है। चल, लड़के वाले आ गए और वो तुझे बुला रहे हैं। नजर ना लगे मेरी बेटी को, कितनी सुंदर लग रही है। काश माँ, आपकी नजरों से मुझे सब देखते। अब कोमल जैसे ही हॉल में आती है तो लड़के की पड़ोसन कोमल का हाथ पकड़कर कोमल को देखकर कहती है, अरे शारदा, लड़की को देखा क्या तूने? देख तो इसका हाथ कितना काला है। लड़की सावली नहीं बल्कि काली है, काली।
छोड़ उसका हाथ। बेटा खाना बनाना तो जानती है ना, और घर के काम तो आते ही होंगे सारे। जी, मैं घर के सब काम कर लेती हूँ। खाना भी बनाना आता है और घर की जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से जानती हूँ। तुम मेकअप करके अपना काला रंग तो छुपा सकती हो, लेकिन विमला की नजरों से कुछ छुपता नहीं है। विमला, मैं पूछ रही हूँ ना, तू चुप करके बैठी रहे। देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। रंग रूप सब ऊपर वाले की देन है। रही बात विचार की, मुझे आपकी बेटी पसंद आई। तू मेरी बात मान, लड़की बहुत काली है। तेरा पोता पोती भी काले होंगे। कहाँ तेरा बेटा, कहाँ ये लड़की? ना 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 शारदा, जज्बाती होकर फैसला मत ले, मान ले मेरी बात। अरे विमला, मुझे लड़की पसंद है। मेरे बेटे को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। क्यों बेटा? तो तू मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई थी, जब तुझे अपने मन की ही करनी है? तो शारदा को कोमल इसीलिए पसंद आती है क्योंकि शारदा की बेटी भी काली थी, जिसके रिश्ते के लिए शारदा को काफी परेशानी हुई थी। शारदा तो अपने बेटे का रिश्ता कोमल से फिक्स कराती है। इधर लड़के वालों के जाने के बाद बस अब तो आंटी आप कोमल की शादी की तैयारियां करो। क्या बात है, मेरी कोमल दुल्हन बनने जा रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज अगर तेरे पिताजी होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। अब जल्द ही तेरी शादी करके मैं निश्चिंत हो जाऊँ बस। शारदा जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर देती है, लेकिन अब कोमल को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता हो रही थी कि वो था उसका ब्राइडल लहंगा। कोमल इस बारे में अपनी माँ सुजाता से कहती है, माँ, मुझे अपनी शादी में बहुत ही सुंदर सा लहंगा लेना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस काले फेस पर कौन से कलर का लहंगा अच्छा लगेगा। अरे तुझ पर तो कोई भी रंग जचेगा, ज्यादा मत सोच। और भी काम है, अभी लड़के वालों को शगुन भेजना है, लड़के का कपड़ा, मेहमानों के कपड़े सब देखना है। ये सब काम तू ललिता से पूछ। हाँ आंटी सही तो कह रही हैं, इस बारे में हम आपस में बात कर लेंगे। तू भी आंटी को बिना बात परेशान कर रही है। देख, मुझे अपनी शादी का ब्राइडल लहंगा ऐसा चाहिए जिसे देखकर लोग मुझसे ज्यादा मेरे लहंगे की तारीफ करें। अच्छा ठीक है, जब हम लहंगा देखने जाएंगे तो अच्छा सा ब्राइडल लहंगा तेरे लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अभी चल मेरे साथ। ऑनलाइन साड़ी देखकर बता कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी, 1-2 बुक कर देती हूँ। दोनों ही तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और जल्दी ही वो दिन भी आता है जब कोमल की शादी होनी थी। कोमल सज रही थी, तभी जब ललिता अपना लहंगा पहनकर आती है तो कोमल हैरान रह जाती है। तू इस लहंगे में भी कितनी सुंदर लग रही है यार। मुझे मेरा ये लहंगा पसंद नहीं आ रहा, अब तो मुझे यही लहंगा पहनना है। पागल है, ये लहंगा मेरी बहन का है और तू अपना नया लहंगा क्यों नहीं पहन रही? अरे तू समझती क्यों नहीं, मुझे ये लहंगा पसंद आ गया है। तू चाहे तो मेरा लहंगा पहन ले, लेकिन मुझे यही चाहिए। तू कितनी जिद्दी है। ले, तू मेरा लहंगा ही पहन ले। ये लहंगा भी ब्राइडल लहंगा है मेरी दीदी का। चल जल्दी से बदल लेते हैं। सच में मुझे ऐसे ही लहंगे की तलाश थी। ललिता का सुंदर लहंगा देखकर कोमल ललिता से अपना नया लहंगा बदल लेती है और बैठ जाती है शादी के मंडप पे। कोमल ने घूंघट किया था। पंडित मंत्र शुरू करते हैं। सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक ललिता की माँ कमला वहाँ अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो रही थी। कब से ललिता को ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये लड़की है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। उसकी दोस्त तो यहाँ मंडप में बैठी है, लेकिन वो कहाँ गई? कहीं किसी कोने में छुपकर रो तो नहीं रही? अरे ललिता, ये तू क्या कर रही है? अपनी ही दोस्त की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ रही है तू। अरे कमला बहन, क्या बात हो गई? क्यों इतना चिल्ला रही हो आप? ये कोमल है, आपकी ललिता नहीं। अरे सुजाता बहन, मुझे देखने दीजिए, ये मेरी ललिता है या आपकी कोमल? अब कमला जैसे ही घूंघट हटाती है तो देखती है कि उसकी बेटी के लहंगे में तो कोमल मंडप पर थी। ये देखकर शारदा सुजाता से कहती है, अरे ये कौन है और ये क्या तरीका है, बीच रस्म में दुल्हन का घूंघट हटा रही है? अरे रे रे, ये तो अब शगुन कर दिया इसने। मैं तो शारदा तुझसे इस घर में शादी करवाने से पहले ही मना कर रही थी, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। विमला तू चुप कर, मौका देखती नहीं है, बस लड़ने मरने को तैयार हो जाती है। अरे सुजाता जी, क्या बात है? इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मंडप में कोमल की जगह कोई और बैठी है?
जरूर ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लड़की के साथ। विमला, मैं बात कर रही हूँ ना, तो क्यों बीच में बोली जा रही है? बोलने दे मुझे। ये बातें हो ही रही थी कि तभी ललिता खा पी कर आती है और ललिता की माँ कमला ललिता को देखकर कहती है, मुझे तो एक पल को ऐसा लगा कि तुम मंडप में बैठी शादी कर रही है, लेकिन तुम दोनों ने ये लहंगे बदले क्यों हैं? अरे माँ, छोटी सी तो बात है। कोमल को मेरा लहंगा बहुत पसंद आया। उसके बाद ही वो मुझसे जिद करने लगी कि उसे मेरा लहंगा चाहिए, तो हम दोनों ने आपस में लहंगा बदला। और आप यहाँ लहंगे के पीछे बवाल कर रही हैं। वो तो मैंने शोर सुना तो खाना छोड़ कर आई। तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। वैसे लहंगा तो सच में मेरी कोमल पर प्यारा लग रहा है, क्यों समझन जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस ब्राइडल लहंगे में हमारी बहू बड़ी ही प्यारी लग रही है। नजर न लगे मेरी बेटी को और उसकी दोस्ती को। आज तो कमला बहन ने समझ ही लिया था कि कहीं कोमल की जगह ललिता तो नहीं बैठ गई। मुझे भी यही लगा कि हमारी होने वाली बहू की जगह यहाँ कोई और ही बैठा है, जिस वजह से ये औरत बवाल काट रही है। इस तरह कोमल की शादी उसकी दोस्त के ब्राइडल लहंगे में की जाती है, जिसमें सचमुच ही कोमल बड़ी प्यारी लग रही थी। ये? अरे मैं नहीं जानता इसे, मुझे क्या पता कौन है ये। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। आपकी जुबान नहीं कांपी? नहीं, अभी तक तो नहीं कांपी और ना ही कांपेगी। अब इसे यहाँ से ले जाओ। इसे मैं और मेरी बीवी नहीं जानते। कौन था वो जिसे मनोहर ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था? सच्चाई जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आज मनोहर के घर कुछ अच्छा बन रहा था, जिसकी खुशबू से मनोहर घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। अरे क्या बना रही हो? खुशबू सुनकर ही मेरे को तो भूख लगने लग गई। पनीर बन रहा है, उसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर? तुम्हें पता है मुझे पनीर पसंद नहीं है, फिर भी पनीर बना रही हो। ठीक है, पनीर बना लिया, लेकिन अब बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया। सोच रही हूँ तुरई की सब्जी बना दूँ, आप खा भी लेंगे। मुझे पता है आप कोई ड्रामा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके लिए पनीर और मेरे लिए तुरई? वाह, ये अच्छा है तुम्हारा। आ भी कौन रहा है, चोर साला। क्या कहा आपने? मेरे भाई को चोर? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? अरे मेरा इकलौता भाई है, उसे पनीर पसंद है, उसकी पसंद का खाना बनाया है, तो क्या आप मेरे भाई को चोर बोलोगे? अरे भाग्यवान, मैं चोर नहीं बोल रहा, मैं तो चोर साला बोल रहा हूँ। देखो कितनी दूर है, लेकिन अपनी दीदी का दिल चुरा कर बैठा हुआ है। तो हुआ ना मेरा चोर साला। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगा आप मेरे भाई को चोर बोल रहे हो। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, चोर को तो चोर ही बोलूंगा ना। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के बाहर से आवाज आती है। तभी जानकी कहती है, लगता है मेरा भाई आ गया। हाँ रुक बहारी, मैं अभी आती हूँ। जानकी पूजा की थाली लेकर घर के बाहर अपने भाई रामू की आरती उतारती है और नजर उतारते हुए बोलती है, इसकी नजर उसकी नजर, मेरे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब की नजर, रास्ते में आते जाते लड़कियों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू 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 थू। अरे ऐसे आरती उतार रही हो जैसे कि ये सलमान खान हो। सलमान खान की माँ भी उसकी इतनी नजर नहीं उतारती जितना तुम अपने भाई की उतार रही हो। चोर सा तो दिखता है, चोर साला। देखो दीदी देखो, ये जीजा जी मुझे चोर चोर कह रहे हैं। अगर इनको ऐसे ही मेरी बेइज्जती करनी है ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे तेरे जीजा जी मजाक कर रहे हैं। पता है तुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तूने मेरा दिल चुराया है, और पता नहीं कितनों का दिल चुराया होगा, इसलिए तुझे चोर कहकर बुलाते हैं। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाग्यवान, तुम कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें गलत बोल दूं। अब चले अंदर, अगर तुम्हारे भाई की नजर और आरती उतर गई हो तो। हाँ हो गई। आप ये आरती की थाली अंदर ले जाओ, मैं अपने भाई को अंदर लेकर आती हूँ। बेचारा बहुत थक गया होगा ना, कब से खड़ा है बेचारा। अरे दीदी, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ जैसा आप सोच रही हो। अरे जीजा जी, दीदी को समझाइए कुछ। अरे भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि भाई बहन के बीच में मैं कुछ बोल सकूं। अरे मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। जानकी अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर का शोर शराबा सुनकर तीनों बाहर आते। तभी उनकी नजर अपनी पड़ोसन कमला पर जाती है और जानकी पूछती है, क्या हुआ कमला बहन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे मत चिल्लाया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा,
बस एक बार वो चोर मिल जाए, उसकी तो मैं जान हलक से पकड़कर निकाल दूंगी। कैसे उस चोर ने मेरे घर के अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। क्या उठाया उस चोर ने आपके घर से? बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कि चोर कौन है। ऐसे कैसे चोर किसी को भी बना दे। मैंने सुना है तुम्हारा भाई भी आया है आज ही। अब फंसा मेरा चोर साला, बहुत बुरी तरह फंस गया। हाँ, आज ही आया है। क्यों, कोई काम है क्या मेरे भाई से आपको? हाँ, मुझे काम है। उसे बोलो जरा मेरे छत पर चढ़कर देखे, छत के ऊपर से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई इतना पतला सा है, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे ये कैसे बच गया? मैंने तो सोचा आज ही छुटकारा मिल जाएगा इस चोर से। जब देखो किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता रहता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों जी, आप बोलिए ना, मान नहीं रही है कमला जी। समझा दीजिए कि हम अपने भाई को इनकी छत पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे क्या हो गया, तो चढ़ जाएगा। तो मुझे पता है मेरा साला किसी भी काम से मना नहीं करता। क्यों साले साहब, चढ़ जाओगे ना आप इनकी छत पर? अरे जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने बोला तो मैं अभी चढ़ जाता हूँ इनकी छत पे। नहीं रामू, तू छत पर नहीं चढ़ेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी? अरे वो किसी युद्ध में नहीं जा रहा, छत पर जा रहा है। ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। मनोहर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक कुछ लोग रामू को पीट रहे होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए घर की ओर आता है और खुद से बोलता है, अरे मोरी मैया, आए आए मर गया रे दादा। अरे कितना मारा उन कमीनों ने। अरे कोई भी पुर्जा नहीं छोड़ा रे। अरे सबको तोड़ फोड़ दिया रे दादा। अरे अच्छा है दूसरा गांव था, किसी ने नहीं देखा तो बच गया। अब जल्दी से घर जाता हूँ और कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, कहीं दीदी देख ना ले। अरे रामू, ये क्या हुआ तेरे साथ? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? अरे क्या बताऊँ दीदी, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो किसी को बचाने के चक्कर में चोट लग गई। क्या बोल रहा है? किसको बचाने के चक्कर में लग गई तुझे? मुझे सच सच बता, आखिर चोट कैसे लगी? ओहो दीदी, आप भी ना बहुत चिंता करती हो। रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली थी, पता है आपको? उस बच्ची के पीछे बैल पड़ गया। तो जब मैंने देखा उस बच्ची को तो बचाने के लिए मैं भिड़ गया उससे और मुझे चोट लग गई दीदी। बाप रे, इतनी ज्यादा लग गई। जा जल्दी से जाकर दूसरे कपड़े पहन ले, ये गंदे हो गए हैं। जा, मैंने आज तेरे लिए चिकन बनाया है, जो तू कल लेकर आया था ना, वही बनाया है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। दीदी मैं अभी जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े वपड़े बदल कर आता हूँ दीदी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है तो वही मनोहर दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। तभी अंदर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अभी मेरे चोर साले ने तुमसे क्या कहा कि उसने एक बच्ची को बचाया है? अरे मैं बताता हूँ कि वो पिट कर आया है दूसरे गांव से। वो भी चोर है मेरा साला, मतलब तुम्हारा भाई। आज मुर्गी चुराते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने मिलकर कूट दिया इसको। क्या मुर्गी चुरा रहा था? मतलब ये जो बनी है आज मुर्गी, क्या ये भी चोरी करके लाया है? पक्का चुरा कर ही लाया होगा। अपनी जीजा की सारी बात सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और कहता है, नहीं दीदी, नहीं दीदी, जीजा जी झूठ कह रहे हैं दीदी। मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी, और ना ही मुझे किसी ने मारा है। और अभी जो चिकन बनाया ना आपने, वो भी मैं ही खरीद के लाया था। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी। अच्छा, चोरी नहीं की तुमने? ठीक है, मुझे ये बताओ, जिस दिन तुम आए थे उस दिन कमला जी के घर से एक मुर्गी गायब हुई थी। बताओ तो, तुमने ही चुराई थी ना? अरे जीजा जी, एक तो तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया, बस सब खुश। अरे दीदी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। हर बार जीजा जी मुझे चोर साला बोलते रहते। अरे जब जब तुम आते हो ना, गाँव में चोरी होना शुरू हो जाती है और तुम्हारे जाने पर चोरी बंद हो जाती है। तो तुम्हें चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? बस अब बहुत हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर बगल वालों ने सुन लिया ना, मेरे भाई की क्या ही इज्जत रह जाएगी। दीदी मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा दोबारा। जैसे ही रामू जाने की बात करता है तभी वहाँ कमला और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और रामू को पीटने लगते हैं। वजह पूछने पर कमला बताती है कि रामू ने गांव से बहुत बार चोरी की है
लेकिन पकड़ा आज गया है। जानकी अपने पति से रामू को बचाने की कहती है, तभी मनोहर उसे पहचानने से मना कर देता है और राजू से हर रिश्ता नाता तोड़ लेता है और बोलता है, देखो जानकी, मैंने आज तक बहुत सहा है। मैं यूं ही इसको चोर नहीं कहता। तब भी ये है कि सुधरता नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस चोर के साथ। मनोहर के कहने के बाद अब जानकी भी क्या कहती, वो भी अपने भाई से सब रिश्ते तोड़ देती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।